नमस्कार दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम किसी चीज को देखते हैं तो उस चीज के प्रति हमारे मन में एक विचार आता है। एग्जाम्पल, जैसे कोई नया फोन देखते हैं तो देखते ही मन में विचार आता है कि ये तो बड़ा अच्छा फोन है। अगर कोई नया टॉपिक हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये तो बड़ा आसान सा टॉपिक है। या किसी मूवी को देखते हैं या कोई नई किताब पढ़ते हैं तो लगता है कि ये मूवी तो बड़ी दिलचस्प है। और इस प्रकार के छोटे छोटे वाक्य हर रोज न जाने कितनी बार हम प्रयोग में लेकर के आते हैं, लेकिन कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन्हीं छोटे छोटे वाक्यों को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो आज की हमारी ये क्लास पूर्ण रूप से यही इस प्रकार के छोटे छोटे वाक्य बनाने के ऊपर आधारित है और हम इस क्लास से सीखेंगे कैसे इन छोटे छोटे वाक्यों को बना बना करके हम बड़े वाक्य बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले आज हम अपने टारगेट को देख लेते हैं। तो इसमें पावरफुल एडजेक्टिव्स होंगे, क्योंकि इसमें हमने देखा है कि हम आज सीखेंगे कि किस प्रकार से हम अपने वस्तुएं हैं उनको डिस्क्राइब करना है। तो अगर वस्तुओं को डिस्क्राइब करना सीखना है तो हमें एडजेक्टिव्स को समझना पड़ेगा, विशेषण को समझना पड़ेगा। उसके साथ ही हम अपीयरेंस के जो वर्ड्स हैं ये भी एडजेक्टिव्स ही होते हैं वैसे तो। और वैसे तो क्या होते ही एडजेक्टिव हैं ये, जैसे वो बताएंगे कि कोई चीज दिखने में कैसी दिखती है, सुंदर है, कुरूप है, ब्यूटीफुल है, अगली है, स्मॉल है, बिग है, ट्रायंगुलर है या स्क्वायर फॉर्म में है। ये सारी चीजें अपीयरेंस वर्ड्स बताएंगे। क्वालिटी वर्ड्स, कोई चीज है वो गुड है, बैड है, ये सारी चीजें क्वालिटी वर्ड्स आएंगी। और साथ में हम सीखेंगे कुछ इंटेंसिफायर्स। इंटेंसिफायर्स यानी हम ये कहते हैं कि कोई चीज है वो बड़ी तो है लेकिन कितनी बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी है या बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। ये जो वर्ड्स होते हैं इनको हम इंटेंसिफायर्स बोलते हैं, यानी एडवर्ब्स जो होती हैं ग्रामर की लैंग्वेज में, एडवर्ब्स। तो आइए शुरू करते हैं आज की पहली जो वर्ड्स की लिस्ट है हमारे डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स। और ये बड़े कॉमन से वर्ड हैं, हम अक्सर इनका प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि हम जैसे इन चीजों को बेसिक से लेकर के चल रहे हैं तो आज इनको अभी करते हैं। बिग, बिग सबसे बड़ा वर्ड, पहला वर्ड है बिग। दैट मीन्स बड़ा, स्मॉल छोटा। और आपने देखा कि ये दोनों ऑपोजिट वर्ड्स हैं, अंटोनिम्स हैं। इजी आसान, यूजफुल महत्वपूर्ण, डिफिकल्ट मुश्किल, एक्सपेंसिव महंगा या कीमती, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट का मतलब भी महत्वपूर्ण है। और यूजफुल में जो हमने महत्वपूर्ण लिखा है इसका हम जो मीनिंग लेंगे वो उपयोगी, उपयोगी होता है यूजफुल। और महत्वपूर्ण, बड़ा यूजफुल और बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा उपयोगी है, काम में आने वाली चीज है, वैसे उपयोगी इसका फर्स्ट मीनिंग निकलेगा। इंटरेस्टिंग दिलचस्प, जो कि अच्छी लगे, देखने में, सुनने में, महसूस करने में जो भी अच्छा लगे, इंटरेस्टिंग। तो ये तो हो गए हमारे डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स। आगे हैं हमारे इंटेंसिफायर्स। तो सबसे पहले हमारा वर्ड है वेरी। वेरी का मतलब बहुत, बहुत। टू, टू का मतलब ज्यादा। वैसे सारे के सारे इंटरचेंजेबली यूज किए जा सकते हैं ये एक दूसरे की जगह पर, लेकिन इनके हल्के जो मीनिंग है ना, मीनिंग की शेड में कुछ डिफरेंस आ जाता है। जैसे मान लीजिए हम बात करें कि कोई रंग हरा है, हरा तो है लेकिन हरे के अंदर भी हजारों शेड्स होती हैं। जैसे हम देखें, अगर गेहूं पहले पहले बार उगते हैं तो उनका कच्चा हरा रंग होता है, इसी प्रकार से पेड़ के जो पत्ते होते हैं पकने के बाद में उनका गहरा हरा रंग हो जाता है। ठीक ऐसे ही इनमें भी शेड्स का अंतर है सभी का मतलब कुछ न कुछ मतलब बड़ा या इस प्रकार से, लेकिन फिर भी मीनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। वेरी बहुत है, टू का मतलब ज्यादा यानी मोर देन रिक्वायर्ड, जरूरत से ज्यादा अगर कोई चीज है।
हॉट, इट्स अ हॉट डे टुडे, यानी गर्मी जरूरत है थोड़ी सी, ठंड भी ना हो, लेकिन आज जो गर्मी है वो जरूरत से ज्यादा, यानी सहन करने से बाहर चली गई है, सहन शक्ति से ही बाहर चली गई है। रियली, वास्तव में, और एक्सट्रीमली, बहुत ज्यादा, इनक्रेडिबली, अविश्वसनीय रूप से, अविश्वसनीय रूप से, एक्सट्रीमली, अत्यधिक रूप से, बहुत ज्यादा यानी अत्यधिक रूप से भी आ सकता है इसका, अत्यधिक रूप से, रियली, वास्तव में, हकीकत में। तो ये थे हमारे इंटेंसिफायर्स। जैसे बिग है, लेकिन कैसा बिग है? वेरी बिग। स्मॉल है, कैसा है? टू स्मॉल या टू बिग। ऐसे रियली बिग, ये वास्तव में ही काफी बड़ा है। एक्सट्रीमली बिग और इनक्रेडिबली बिग, इतना बड़ा कि विश्वास ही ना हो किसी को। अब हम करेंगे स्ट्रक्चर्स। जो वर्ड्स हमने देखे हैं, इंटेंसिफायर्स और डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स यानी एडजेक्टिव्स, उनको सेंटेंसेस में बांध करके कैसे लिखें। छोटे छोटे सेंटेंसेस से हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये बेसिक्स है सारी की सारी चीजें। तो हिंदी में हमारा स्ट्रक्चर बनेगा यह है। अब ये क्या है और कैसा है, उसको हम ये जो ब्लैंक है यहां पे रख देंगे। जैसे हम कहें कि यह बड़ा है, यह है अपना, यह बड़ा है, तो यह बड़ा है, इसमें जो बड़ा है इसको यहां रख देंगे ब्लैंक में, और वाक्य बन जाएगा यह बड़ा है। अगर ये बहुत बड़ा है तो यहां पे वाक्य में लिख देंगे ब्लैंक में बहुत बड़ा, और अपना सेंटेंस बन जाएगा। ठीक ऐसे ही हम इस ब्लैंक में रखेंगे। जो भी हमने एडजेक्टिव सीखे हैं वो इसमें फिलअप कर देंगे। वैसे तो ट्रांसलेशन मेथड है, ट्रांसलेशन मेथड की बजाय अगर हम डायरेक्ट सीखें तो बेहतर होता है। उसमें क्या होता है कि हमें इसको पकड़ना है, इट्स, इट इज, इसकी जैसी शॉर्ट फॉर्म बन जाएगी इट्स। ये जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए। जब भी हम किसी चीज को डिस्क्राइब करें, एक चीज को, सो इट्स ही हमारी जुबान से निकले। यह है, सोचें, फिर ट्रांसलेट करें, इट बिकम्स लिटिल बिट लॉन्ग प्रोसेस। तो उसमें हमारा जो फ्लो है, फ्लुएंसी ऑफ स्पीच है, वो ब्रेक डाउन होती है इसमें। तो हम इसको पकड़े, यह बड़ा है। फिर भी अगर मान लीजिए, मैं बता देता हूं, पहले भी हमने बात की पिछली स्लाइड्स में भी, पिछली वीडियोस में एक्चुअली, कि जब आप हिंदी को ट्रांसलेट करते हैं तो इजी क्या रहेगा कि आपका जो सब्जेक्ट है उसको सबसे पीछे ले जाकर के रख दें, और अब बैकवर्ड ट्रांसलेट करें। देखते हैं कि काम करता है कि नहीं करता। यह बड़ा है तो इंग्लिश क्या बन जाएगी? इट्स बिग। अब जैसे मैंने बताया था, इसको पीछे ले जाकर के रख देंगे तो यह हमारा यहां आ जाता है। तो सबसे पहले यहां से शुरू करेंगे। तो यह की क्या इंग्लिश होती है? इट। और है की क्या इंग्लिश होती है? इज। और बड़ा, बिग। देखा आपने, इट को यहां ले जाकर के, यानी यह को यहां ले जाकर के बैकवर्ड ट्रांसलेशन की, तो एग्जैक्ट आपकी इंग्लिश का जो सेंटेंस है वो बन करके आ गया। तो आप अगर ट्रांसलेशन करें तो ये तरीका भी अपना सकते हैं, वरना सबसे बेस्ट तो यही तरीका है कि डायरेक्ट आप इंग्लिश में फील करना शुरू करें, सोचना शुरू करें और बोलना शुरू करें। इसकी प्रैक्टिस लगातार करें। आप देखें एक बार अपने रूम के अंदर, जैसे बताया था कि आधा घंटा आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। रूम में बंद किया आपने आपको, और उसमें चारों तरफ देखा आपने क्या है, और देख करके और फिर बोलना शुरू कर दिया। इट्स नाइस, इट्स गुड, इट्स बैड, इट्स स्मॉल, इट्स बिग, इट्स वार्म, इट्स हॉट, इट्स कोल्ड। सारी चीजें इस प्रकार से बोल बोल करके प्रैक्टिस करें। तो यह बड़ा है, इट्स बिग। यह छोटा है, इसका बन जाएगा इट्स स्मॉल। यह आसान है, आसान की इंग्लिश क्या होती है? इजी। तो इट्स इजी। यह मुश्किल है, मुश्किल की इंग्लिश क्या होती है? डिफिकल्ट। तो सेंटेंस बन जाएगा इट्स डिफिकल्ट।
यह महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण की इंग्लिश क्या होती है? इंपॉर्टेंट। तो सेंटेंस हमारा हो जाएगा इट्स इंपॉर्टेंट। यह दिलचस्प है। दिलचस्प क्या होता है? इंटरेस्टिंग। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा इट्स इंटरेस्टिंग। तो ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं और यहीं से हम शुरुआत करें, उसके बाद में ये और बड़े हो जाएंगे। इनके बीच में हम धीरे धीरे ऐड करते चले जाएंगे, यानी टेक्निक ऑफ जो एक्सपेंशन ऑफ सेंटेंस है वो हम यूज करेंगे। तो अगला जो हमारा आएगा उसमें हम देखेंगे कि ये जो डिस्क्रिप्टिव सेंटेंसेस थे हमारे, इनके साथ अगर हम इंटेंसिफायर भी लगा देते हैं तो क्या बन जाएगा फिर? तो जैसे इट इज तो पहले था, इसके साथ हमने वर्ड ऐड कर दिया वेरी, या इसके साथ हमने जो जितने भी वर्ड देखे थे हमने, इट्स टू, इट्स वेरी, इट्स इनक्रेडिबल, ये सारे जोड़ते चले जाएंगे। इट्स इनक्रेडिबली यहां पे तो उस रूप में आएगा, तो इट्स इनक्रेडिबली, इट्स इंपॉर्टेंटली, इट्स इंपॉर्टेंट, इस प्रकार से सारी चीजें बनती चली जाएंगी। और हिंदी में क्या है? बहुत ऐड हो जाएगा इसमें। पहले था यह है, अब सेंटेंस बन जाएगा यह बहुत है, यह ज्यादा है। तो देखते हैं यह बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो यह हमारा सेंटेंस को बिगिनिंग करने का है इट्स वेरी। तो ये तो लिखना ही लिखना है अपने को, इट्स वेरी तो पूरा लिखना है और यही आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तो इसको इट्स वेरी, इट्स वेरी, इट्स वेरी, इसको तो लर्न ही करना है आपको। ये बहुत बड़ा है, इट्स वेरी बिग। ये बहुत छोटा है, सो इट्स वेरी स्मॉल। ये बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी। ये बहुत मुश्किल है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। यह बहुत महत्वपूर्ण है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यह बहुत दिलचस्प है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो इस प्रकार से इन सेंटेंसेस को हमें बनाना होता है। नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है इसी प्रकार का, अभी तक हमने देखा इट इज और इट्स वेरी। नेक्स्ट है दिस इज अ, दिस इज ए। थोड़ा सा सेंटेंस को और लंबा करेंगे और इसको नए रूप से देखेंगे, और इसका हिंदी रूपांतरण क्या बनेगा हमारा? यह एक है। क्या है यह एक बड़ा घर है। तो इसके लिए जैसे हम इंट्रोड्यूस करते हैं किसी को, इट का यूज करके जब भी बनाते हैं हम लोग, उस टाइम किसी वस्तु के बारे में हम बताते हैं, लेकिन जब हम दिस इज के भाव से बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम उसको इंडिकेट करके और तब उसके बारे में बात करते हैं। तो यह एक बड़ा घर है, इंग्लिश क्या बनेगी? दिस इज ए। ये तो हमारा पैटर्न ही है, तो यहां तक तो आएगा ही आएगा। दिस इज ए बड़ा घर, बड़ा घर, इसको ऐड कर देना है अपने को। तो यह एक है, दिस इज ए, ये एक है। बड़ा घर तो क्या आ जाएगा? बिग हाउस, बिग हाउस। दिस इज अ बिग हाउस, दिस इज अ बिग हाउस। यह एक छोटा घर है, तो इसमें छोटा है तो क्या आ जाएगा? दिस इज ए स्मॉल हाउस। ये एक दिलचस्प किताब है, दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक। अगर फिल्म है तो इट्स एन इंटरेस्टिंग मूवी या फिल्म। और इसमें आपने देखा कि अभी तक हम ए लगाते आए थे, ए बिग, ए स्मॉल, लेकिन यहां हमने एन का प्रयोग किया है। क्यों? अगर जो वर्ड है उसकी शुरुआत किसी वावल साउंड से हो, यानी ए ई आई ओ यू, ये हमने फर्स्ट क्लास में देखा था जो फोनिक्स थे उसमें, कि किस प्रकार से जो वावल्स हैं वो अपने 20 साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो हमें साउंड देखना है, ये नहीं देखना कि जो वर्ड है ये किससे शुरू हुआ है। हालांकि ये वर्ड तो हुआ भी शुरू आपके आई लेटर से है, जो कि आई अपने आप में एक
वावल साउंड भी है, लेकिन कई बार जैसे ऑनेस्ट वर्ड है, शुरू तो एच से होता है लेकिन साउंड आती है ओ की। इसी प्रकार से HOUR शुरू तो एच से होता है लेकिन इसकी साउंड आती है आवर, आ की पहले ध्वनि आती है आवर, हावर नहीं बोलते आवर। तो ठीक ऐसे हमें ये देखना है कि जो वर्ड है ना AN जिससे पहले लगाना है, उसकी वावल साउंड है तो N लगा देंगे और कॉन्सोनेंटल साउंड है तो A लगा देंगे। तो इसलिए क्योंकि ये वावल साउंड है इसलिए दिस इज एन इंटरेस्टिंग। अगर आप बोलो भी गे, बोल के देखना, ये ग्रामर का रूल याद भी ना रहे तो क्या करना है, एक बार बोल के देखना है अपने को। दिस इज ए इंटरेस्टिंग। अभी देखा ए इंटरेस्टिंग जैसे ही हम बोलते हैं तो गैप आ जाता है, ए और इंटरेस्टिंग के बीच में हमें थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। ये फ्लो को मेंटेन करता है। एन क्यों बनाया गया है, जो एन है इसमें, एन में है तो ए ही है क्योंकि मतलब तो एक का ही है, लेकिन एन ए और अगला जो वावल साउंड है उसके बीच में ब्रिज का काम कर देता है, उसको जोड़ देता है बिना किसी गैप के, बिना किसी लैगिंग के, इसलिए एन निकल करके आता है। इट्स एन इंटरेस्टिंग बुक, इट्स ए इंटरेस्टिंग, एकदम से झटका लगेगा, आपका स्पीच जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए एन का प्रयोग है। तो आप बोल के भी देख सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। दिस इज यह एक महत्वपूर्ण सवाल है, तो इसमें इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यह बड़ा सवाल है। दिस इज ए बिग क्वेश्चन। दिस इज अ बिग क्वेश्चन। तो इस प्रकार से हमारे ये सारे सेंटेंसेस बनेंगे। इसमें हमारा स्ट्रक्चर रहेगा दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज एन, दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज एन। इसकी प्रैक्टिस अपने को करनी है। नेक्स्ट हम देखेंगे आई थिंक इट इज, यानी मुझे लगता है कि यह है। आप अपना ओपिनियन देते हैं। अब जो वस्तु आपको दिखाई देती है वो ऑब्जेक्टिव नहीं, ये आपका सब्जेक्टिव व्यू हो गया, यानी आपका जो ओपिनियन है ना वो आप बताते हैं यहाँ की कि मुझे लगता है कि ये चीज इस प्रकार से है। हो सकता है किसी दूसरे को अदर प्रकार से लगती हो, डिफरेंट लगती हो। तो आई थिंक इट इज, ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा। आई थिंक इट इज, आई थिंक इट इज, आई थिंक इट इज, आई थिंक इट इज। मुझे लगता है कि यह आसान है। अब यह आसान है, इतना तो हम बना चुके हैं, इट इज इजी, ये बना चुके हैं। अब मुझे लगता है, यही हमने सीखना है, तो इसका बन जाएगा आई थिंक। तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई थिंक इट इज, और इट इज की बजाय हमें बोलना क्या है, इट्स इजी। आई थिंक इट्स इजी। और थिंक में भी हम थे बोलते हैं, इसमें थोड़ा सा अलग होता है, हम थे को थे बोल देते हैं, लेकिन जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो ये ध्वनि निकालते हैं, थिंक। थिंक हम बोलते हैं थ्री, थे वो बोलते हैं थ्री, लेकिन इतना ज्यादा भी उनको कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है। हम नॉर्मल बोलें लेकिन थोड़ा सा रिफाइन करके बोलें। मुझे लगता है कि यह आसान है, आई थिंक इट्स इजी, आई थिंक इट्स इजी। मुझे लगता है कि यह मुश्किल है, तो यह मुश्किल है, इट्स डिफिकल्ट, ये हम पहले ही कर चुके हैं। थोड़ा सा लंबा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई थिंक इट्स डिफिकल्ट, आई थिंक इट्स डिफिकल्ट, आई थिंक इट्स डिफिकल्ट। मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है, यह महत्वपूर्ण है, इट्स इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी कर ही चुके हैं अपन तो बड़ा आसान है। आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट, आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट, आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि ये दिलचस्प है, आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग, आई थिंक
इट्स इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है कि यह उपयोगी है। उपयोगी, यूजफुल, इट्स यूजफुल। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? आई थिंक इट्स यूजफुल। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे सेंटेंसेस बन जाएंगे। और दूसरा कि किसी भी एक विचार को या भाव को व्यक्त करने के लिए हर एक भाषा में मल्टीपल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये दोस्तों उनमें से एक है। ऐसा नहीं कि ये जो हमें बनाया है कि मुझे लगता है कि ये आसान है, ये अकेला तरीका है। नहीं, अलग अलग भी हैं, लेकिन क्योंकि हमें एक तरीका करना है ताकि वो जब पक्का हो जाए तो हम दूसरे के ऊपर स्विच करें। इसको अगर हमें करना, मुझे लगता है कि ये आसान है, तो हम ये भी बना सकते हैं, आई फील दैट इट्स इजी। ये अलग स्ट्रक्चर हो जाएगा, कभी दोबारा करेंगे, लेकिन आज हम इट्स, आई फील इट्स, इसी के ऊपर फोकस करेंगे। नाउ अभी तक हमने जो भी किया है, इट इज, इट्स वेरी, या दिस इज एन, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, हमने 2 या 3 स्ट्रक्चर्स किए हैं और जो 10-12 वर्ड्स किए हैं, उन्हीं वर्ड्स को इन्हीं सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के ऊपर जो है ना हमें प्रैक्टिस करना है। और ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, यानी डू इट योरसेल्फ। आपको प्रैक्टिस करना है, ईमानदारी से आप इन सेंटेंसेस को बनाना। ये अलग सेंटेंसेस हैं, इनमें से कुछ आपको मिल जाएंगे, या इसमें से ज्यादातर हमने जो किए हैं उसी प्रकार के मैंने कोशिश भी की है। 1-2 इसमें हो सकता है, जैसे ये आपका अलग से हो गया, ये आपका अलग से हो गया। बाकी जो हमने किया है ना, सही सारी की सारी चीजें वही जो आपको याद भी रहे और आप जल्दी से उनकी प्रैक्टिस भी कर पाए। तो इन सभी चीजों को आपको ट्रांसलेट करके, ट्रांसलेशन की बजाय मैं कहूंगा कि कॉपी में ट्रांसलेशन ना लिख करके प्रैक्टिस जो है ना अपना पैटर्न अपनाएं। इट्स, ये महंगा है, सो इट्स क्या है, महंगा आपको देखना है। तो सभी के एडजेक्टिव्स निकाल करके, ये आसान है, दिलचस्प है, ये सारी चीजें हम कर ही चुके हैं, ये सही है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सारी चीजें प्रैक्टिस करें। इसके साथ साथ कुछ अपने सेंटेंसेस और 5, 10, 15, 20 जितना भी हो सकता है अपने सेंटेंसेस बनाएं, अपने परिवेश से इस स्ट्रक्चर और इन वर्ड्स को जोड़ करके, कनेक्ट करके, और तब पढ़ने की कोशिश करें। तो ये कहीं ना कहीं और भी ज्यादा हमारे लिए फ्रूटफुल होगा। एंड विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस क्लास। और चलते चलते वही आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आपको ये क्लासेस कैसे लगती हैं उसके बारे में कमेंट करके बताएं। अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर है आपके मन में कि आप कंफ्यूज होते हो, तो आप कमेंट में जरूर लिख सकते हो। वो जरूरी नहीं है कि आपका क्लास से रिलेटेड है, कोई भी ऐसा दिनचर्या का वाक्य जो कि आप सोचते हैं कि अगर ये मुझे आ जाए तो कहीं ना कहीं मेरी जो इंग्लिश है वो थोड़ी सी और बेहतर हो सकती है। तो ऐसे वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं अगली जो क्लास है उसमें आपका आंसर जरूर दूंगा। अगर क्लास में नहीं हो सका तो एटलीस्ट आपका कमेंट पढ़ते ही, कमेंट के नीचे ही आपको उसका आंसर मिल जाएगा। विद दिस लेट्स वाइंड अप टुडेज क्लास। Thank you so much for cooperation and watching, and keep learning, keep growing. Good night. Take care.